हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए एक बार फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा टॉपिक इतिहास को लेकर के चला और इतिहास के संदर्भ में हमने कल जान लिया था किसको, बिंबिसार को पूर्ण रूप से हमने जान लिया था। और बिंबिसार के बाद आज हम बात करने वाले हैं अजातशत्रु पर। ठीक है, अजातशत्रु की यदि हम बात करें तो हम लोग कितनी चर्चा कर चुके थे। अजातशत्रु जो था यह बिंबिसार का पुत्र था और बिंबिसार की हत्या कर करके ये जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। आगे हम बात क्या करेंगे, क्या कि एक तो ये प्रश्न बनता है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था। उपनाम जो था कुणिक था। ठीक है, इसका उपनाम क्या था, कुणिक। कई बार उपनाम या कई बार ये कह देते हैं कि अजातशत्रु का अन्य नाम क्या था, कुणिक था। आगे कहानी को थोड़ा समझा। क्या होता है कि जैसे कि आपको याद होता है कि बिंबिसार ने जो शादी की थी चेलना से, तो चेलना के दो पुत्र थे। एक था हेल और एक था बहेल। तो हेल और बहेल जो होते हैं अपने नाना के यहाँ चले जाते हैं और क्या ले जाते हैं, सेचनक हाथी लेकर के चले जाते हैं और 18 लड़ियों का हार लेकर के जब ये चले जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो है अजातशत्रु जो है बहुत क्रोधित हो जाता है और इनको वापस लाने के लिए बहुत संघर्ष करता है। और उस हाथी की विशेषता ये थी कि ये हाथी जो था सेचनक हाथी पुष्प वर्षा करता है। अजातशत्रु ने हार वापस मांगा, हाथी वापस मांगा, लेकिन इसके भाइयों ने अपने नाना के द्वारा इनको नहीं दिया। जब नहीं दिया तो आगे क्या हुआ कि अजातशत्रु को जो है वैशाली के साथ जो है ना काफी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। और क्या हुआ था कि जो है वैशाली के राजा जो थे वो जो है वैशाली के राजा जो है काशी को वापस ले लेते हैं। किससे, अजातशत्रु के क्षेत्र से। आगे क्या होता है कि जो कौशल नरेश होते हैं, कौशल के राजा होते हैं प्रसेनजीत, इनके साथ भी यह काफी संघर्ष करता है, युद्ध करता है, लेकिन पराजित हो जाता है। इसको जब सफलता नहीं मिलती है तो अंततः ये क्या करता है कि जो है एक षड्यंत्र की नीति चलता है और अपने जो इसके दो मंत्री होते हैं, एक सुनिधि और एक वत्सकार, इनको जो है वैशाली भेज देता है। और ये वैशाली में फूट डालते हैं और फूट डालने के कारण जो है वैशाली राज्य जो होता है वहां का शासक कमजोर पड़ जाता है। और कमजोर पड़ने के कारण जब यह संघर्ष करता है वैशाली से कौन, अजातशत्रु, तो फिर जो है जो वैशाली के राजा होते हैं प्रसेनजीत, ये आपस में मिल जाते हैं। और मिलने के कारण क्या होता है, इनमें एक संधि होती है और संधि के तहत क्या होता है कि ये जो है राजा मान जाता है और संघर्ष यहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर क्या प्रश्न बनता है, एक प्रश्न महत्वपूर्ण ये बनता है कि वैशाली के राजा जो होते हैं चेटक, मैंने पहले प्रसेनजीत बोल दिया, गलत बोल दिया। वैशाली के राजा जो होते हैं चेटक, इनके साथ संधि करता है और संधि के दौरान क्या क्या होता है ये चीजें भी हम आपको बताएंगे। फिर उसी बीच क्या होता है कि जब वैशाली से इसका संघर्ष चल रहा होता है किसका, अजातशत्रु का, तो उस बीच संघर्ष के दौरान ये दो नए हथियारों का प्रयोग करता है। और वो दो नए हथियार कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका रथमूसल और दूसरा हथियार जो होता है महाशिला कंटक होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, संघर्ष के दौरान दो नए हथियारों का प्रयोग करता है। और वो प्रयोग हथियार की यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको ज्ञात है, मैंने बताया रथमूसल और महाशिला कंटक। नंबर 1 रथमूसल और नंबर 2 महाशिला कंटक। तो इतिहास में ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं कि रथमूसल और महाशिला कंटक इन दो नए हथियारों का आविष्कार किसने किया, तो अजातशत्रु ने किया था। अब हम बात करते हैं कि आगे और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनते हैं क्या कि जो प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच संधि होती है, तो उस संधि के दौरान क्या होता है कि जो प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच संधि किस किस के बीच होती है, प्रसेनजीत और अजातशत्रु, इनके बीच जो संधि होती है तो प्रसेनजीत की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है बाजीरा के साथ ये विवाह कर देता है। किसका विवाह कर देता, बाजीरा से विवाह कर देता है किसका, अजातशत्रु का। यानी अजातशत्रु और अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह कर देता है, किसके साथ करता है, अजातशत्रु का। फिर दूसरा क्या होता है, प्रसेनजीत जो काशी होता है ना, काशी को दहेज में दे देता है।
काशी को दहेज में दे देता है। किसको दे देता है? अजातशत्रु को। इसके बाद क्या प्रश्न बनते हैं कि अजातशत्रु की यदि हम बात करें, अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। सबसे पहले हम लिख देते हैं इसके पिता कौन थे भाई? पिता थे इसके बिंबिसार। अजातशत्रु का जो पिता था वह था बिंबिसार, और बिंबिसार की हत्या कर ये जो है मगध की गद्दी पर या हम कहते हैं सिंहासन पर बैठा। पिता की हत्या कर करके मगध की गद्दी पर बैठा, और इतिहास में से क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला कहा जाता है। अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता कहा जाता है, पिता की हत्या करने वाला। आगे हम बात करते हैं कि अजातशत्रु के शासन में और क्या क्या हुआ। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगति, यदि आप बात करें कि 483 ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है प्रथम बौद्ध संगति जो होती है वह अजातशत्रु के शासन काल में होती है। और बौद्ध संगति की यदि हम बात करें, तो यदि आप हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे क्या कि बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में हमने चारों समितियां यानी संगीतियां पढ़ाई हैं। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। चारों बौद्ध संगति हमने पढ़ाई है किसमें, और काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई है। आप बौद्ध धर्म वाला वीडियो, पिछला वीडियो जाकर के देखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन काल में हुई। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन काल में हुई। और यदि हम बात करें तो प्रश्न क्या बनता है कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और राजगृह में होने के साथ साथ इसकी अध्यक्षता जो करी थी वो महाकश्यप ने करी थी। और टाइम की यदि हम बात करें तो 483 ईसा पूर्व था, अध्यक्षता महाकश्यप। और स्थान की यदि हम बात करें तो राजगृह, और राजगृह में भी कहां पर? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद क्या प्रश्न बनते हैं कि जो अजातशत्रु होता है अपने जीवन काल के अंतिम समय में, ये क्या काम करता है? एक दुर्ग का निर्माण कराता है। और यदि हम बात करें तो सोन में गंगा नदी के किनारे एक दुर्ग का निर्माण कराता है। सोन में गंगा नदी के किनारे एक दुर्ग का निर्माण कराता है। और दुर्ग के निर्माण की यदि हम बात करें तो निर्माण कराने के साथ साथ ये एक नए नगर को भी यहाँ पर बसाता है। नए नगर की यहाँ पर स्थापना करता है। और उसकी यदि हम बात करें तो उसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र। नए नगर का नाम रखता है पाटलिपुत्र, या कहीं पर इसका नाम मिलता है पाटलिपुत्र, या इसका नाम मिलता है कुसुमपुर, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इसी बीच जो इसका पुत्र होता है अजातशत्रु का, उसका नाम होता है उदाइन। उदाइन जो होता है वो अजातशत्रु की हत्या कर देता है। अजातशत्रु इसका पुत्र होता है उदाइन, और उदाइन इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है? अजातशत्रु यानी अपने पिता की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद ये गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन इससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात मैं अजातशत्रु के बारे में आपको बता देता हूँ, क्या कि इतिहास में इसे पितृहंता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने पिता की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा, और वैसे भैया जैसा बोगे वैसा तो काटोगे या पाओगे ही क्या। इसने अपने पिता की हत्या करी, तो इसकी हत्या इसके पुत्र ने की। किसके कारण? राजगद्दी के कारण। क्या आगे प्रश्न ये बनता है कि जो अजातशत्रु होता है ये शुरू में जो है जैन धर्म को मानता है और बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। यानी प्रारंभ में जैन धर्म
को मानता है या स्वीकार करता है, और बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो अजातशत्रु होता है वो शुरू में तो जो है जैन धर्म को मानता है और बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। अब हम बात करें उदाइन की, कि उदाइन को लेकर के क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो उदाइन, देखिए उदाइन, इसके पिता का नाम क्या होता है, जैसा हमने अभी जाना है, इसका पिता होता है अजातशत्रु। इसका पिता होता है अजातशत्रु और अजातशत्रु का ही पुत्र होता है कौन, उदाइन। उदाइन की यदि हम बात करें तो उदाइन जो होता है वो जैन धर्म का अनुयायी होता है, जैन धर्म का अनुयायी। उदाइन जो होता है वह जैन धर्म का अनुयायी होता है। और उदाइन क्या करता है, पाटलिपुत्र की स्थापना कर देता है, यानी बसाता तो इसको कौन है, बसाना शुरू कर देता है अजातशत्रु, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बसा पाता है। मुख्यतः जो पूर्ण रूप से बसाता है या स्थापना करता है वह उदाइन करता है। तो उदाइन ने स्थापना किसकी की, पाटलिपुत्र की। ठीक है, उदाइन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और स्थापना करने के बाद मगध की राजधानी जो बनाया, या अपनी राजधानी, यानी अपनी व मगध की राजधानी, अपनी में मगध की राजधानी जो बनाया उदाइन ने, वो किसको बनाया, पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र इसके राज्य की राजधानी थी। आगे यदि हम बात करें तो और प्रश्न यहाँ से क्या बनता है, उदाइन के बाद उदाइन का जो पुत्र आता है उसका नाम होता है नागदशक। ठीक है, उदाइन का पुत्र, इसका पुत्र नागदशक। तो नागदशक जो होता है वह उदाइन का पुत्र होता है। और यदि हम बात करें तो नागदशक जो होता है वह अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक होता है नागदशक। और नागदशक की हत्या करी थी किसने, शिशुनाग ने। इसकी हत्या किसने की थी, शिशुनाग ने। फिर होता क्या है, जब शिशुनाग इसकी हत्या कर देता है शिशुनाग इसकी हत्या कर देता है किसकी, नागदशक की। और हत्या करने के बाद नए राजवंश की स्थापना कर देता है और नया राजवंश आता है नागवंश। आप पहले थोड़ा मेरी बात को समझ लीजिए। होता क्या है कि जो उदाइन होता है, उदाइन का पुत्र होता है नागदशक। नागदशक का ही एक वो होता है सामंत, यानी राज्यपाल। और राज्यपाल कौन होता है, शिशुनाग। शिशुनाग राज्यपाल होता है कहाँ का, बनारस का। बनारस का राज्यपाल होता है। तो ये क्या काम करता है, बहुत सारी कूटनीतियां चलता है और उन कूटनीतियों को चलने के कारण शिशुनाग में नागदशक में जो है मतभेद हो जाते हैं। और इन मतभेदों को लेकर के आंतरिक जो है संघर्ष चल पड़ता है। उस आंतरिक संघर्ष की आड़ लेकर के शिशुनाग जो है नागदशक की हत्या कर देता है। और नागदशक की हत्या करने के बाद मगध पर एक नए राजवंश शिशुनाग वंश यानी नाग वंश की स्थापना कर देता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे हम बात कर रहे हैं कि शिशुनाग वंश की या नागवंश, या तो शिशुनाग वंश कह लेते हैं या नागवंश कह लेते हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कि इस वंश में यानी शिशुनाग वंश या शिशुनाग की यदि हम बात करें तो इसका जो झंडा होता है उसके झंडे के ऊपर नाग का चिन्ह होता है, इसलिए इस वंश को शिशुनाग वंश कह देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यानी झंडे के ऊपर नाग का चिन्ह होता है, यही लिख देता हूं मैं, झंडे के ऊपर नाग का चिन्ह होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो शिशुनाग है या नाग वंश है, इसके शासकों का क्रम या शासक कौन कौन से। तो पहले नंबर पे इसके शासकों का क्रम, शासकों का क्रम पहले नंबर पे जो आता है वह शिशुनाग ही आता है, शिशुनाग आता है। दूसरे नंबर पर जो दूसरा शासक आता है उसका नाम मिलता है कालाशोक, कालाशोक मिलता है। और तीसरे नंबर पर जो आता है वह आता है नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन के बाद यदि हम बात करें तो इसके 9 भाई और होते हैं, यानी 9 भाई।
जो शासन करते हैं। अब प्रश्न बनता है इनके टाइम को लेकर के, तो 412 ईसा पूर्व से 393 ईसा पूर्व इसका टाइम होता है। 412 ईसा पूर्व से 393 ईसा पूर्व इसका टाइम होता है। और यदि हम बात करें काला शोक के टाइम की, तो 393 से 365 ईसा पूर्व इसका काला होता है। 393 ईसा पूर्व से 365 ईसा पूर्व इसके शासन का टाइम होता। और यदि हम बात करें नंदीवर्धन और सामूहिक रूप से इसके 9 भाइयों के टाइम की, तो 365 से नंदीवर्धन और इसके 9 भाई सबका एक ही टाइम मिलता है, अलग अलग टाइम नहीं मिलता है। तो नंदीवर्धन और सामूहिक रूप से इसके 9 भाइयों का जो टाइम मिलता है वो 365 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व जो है इनका टाइम मिलता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक एक शासक के बारे में। क्या, सबसे पहले शिशुनाग की हम बात कर लें। शिशुनाग की तो जैसे कि आपको याद है कि शिशुनाग जो होता है वो नाग दशक की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है, यानी गद्दी पर बैठा नाग दशक की हत्या कर, नाग दशक की हत्या कर गद्दी पर बैठ जाता है। और नाग दशक के टाइम में ये जो है गवर्नर यानी राज्य पाल होता है, कहाँ का, बनारस का, बनारस का राज्यपाल होता है। और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं कि इसके समय में मगध की 2 राजधानियां बनी, यानी इसने मगध की 2 राजधानियां, मगध की इसने 2 राजधानियां बना दी। एक राजधानी तो बना दी गिरिब्रज, गिरिब्रज को, और दूसरी राजधानी बना दी इसने कौन सी, वैशाली। यानी कहने का मतलब ये था कि जो शिशुनाग थे इन्होंने ज्यादा कुछ तो किया नहीं, आकर के क्या काम कर दिया, मगध की 2 राजधानी बना दी, एक गिरिब्रज बना दी और एक क्या बना दी, वैशाली। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका एक पुत्र हुआ करता था, पुत्र का नाम था कालाशोक, कालाशोक। ठीक है, कालाशोक की यदि हम बात करें तो कालाशोक का उपनाम क्या मिलता है, इसका उपनाम मिलता है काकवर्ण, काकवर्ण, कालाशोक का उपनाम मिलता है काकवर्ण। या हम बात करें काकवर्ण नाम हमें जो है पुराणों में भी मिलता है, यानी पुराणों में कालाशोक का नाम क्या मिलता है, काकवर्ण मिलता है। लेकिन काकवर्ण की यदि हम बात करें तो काकवर्ण जो होता है शिशुनाग के बाद जो है मगध की गद्दी पर बैठता है और मगध का शासन करता है। और ये क्या काम करता है काकवर्ण जो है अपनी राजधानी, यानी शिशुनाग ने गिरिब्रज और वैशाली बनाई, और पहले से राजधानी क्या आ रही थी, पाटलिपुत्र। तो क्या काम करता है जो कालाशोक होता है, ये पुनः राजधानी किसको बना देता है, पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना देता है, यानी पुनः राजधानी किसको बना देता है, पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र को ये पुनः अपनी राजधानी बना देता है। और यदि हम बात करें कालाशोक की, तो कालाशोक के बारे में आपको पता होगा कि द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, और कहां पर हुई थी, वैशाली में। तो मैं लिख देता हूं द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति या समिति किसके टाइम में हुई थी, कालाशोक के। और यदि हम बात करें स्थान की तो कहां पर हुई थी, वैशाली में, वैशाली में हुई थी। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कालाशोक होता है, कालाशोक, तो देखिए एक महत्वपूर्ण कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्या होता है कि जो कालाशोक होता है इसका एक नाई होता है, नाई नहीं होता जो शेविंग या हजामत या बाल वगैरह काटता है, तो कालाशोक का एक नाई होता है, उस नाई की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब नाई की मृत्यु हो जाती है तो अपने पिता के स्थान पर यानी उस नाई का पुत्र नियुक्त होता है, जिसका नाम होता है अग्रसेन। अग्रसेन क्या काम करता है, जब यह दरबार में आता जाता है तो अग्रसेन देखने में काफी सुंदर था, तो कालाशोक की जो रानी होती है उसको अग्रसेन से प्रेम हो जाता है।
और आप लोग जानते हैं कि प्रेम में क्या कुछ नहीं होता। तो जब रानी से प्रेम हो जाता है तो रानी जो है ना इसको बहुत मतलब जो है वर्चस्व देती है या हर चीज के लिए बढ़ावा देती है। फिर क्या होता है, जब रानी को अग्रसेन से प्रेम हो जाता है तो धीरे धीरे रानी जो होती है वो कालाशोक को मरवा देती है, यानी अग्रसेन जो होता है कालाशोक की हत्या कर देता है। और अग्रसेन और रानी दोनों आपस में मिल जाते हैं। फिर क्या होता है, धीरे 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 जो है अग्रसेन कालाशोक के 10 पुत्रों की भी हत्या कर देता है। कालाशोक के 10 पुत्रों की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद अंततः बाद में क्या होता है, ये इस रानी की भी हत्या कर देता है। और रानी की हत्या कर देता है, कालाशोक की हत्या कर देता है, उसके 10 पुत्रों की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ये मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना करता है। एक यूनानी इतिहासकार है जिसका नाम है काटियस। यूनानी इतिहासकार काटियस ने कहा है क्या कि ये जो अग्रसेन था यही महापद्म नंद था जो मगध पर नंद वंश की स्थापना करता है। तो मैं लिख देता हूँ कुछ बातों को। क्या नाई का पुत्र उसका नाम क्या होता है, अग्रसेन। अग्रसेन इसकी हत्या कर देता है। किसकी, कालाशोक की हत्या कर देता है। कौन करता है, अग्रसेन करता है। और फिर क्या करता है, जो अग्रसेन होता है इसे प्रेम हो जाता है किससे, रानी से। किसकी रानी से, कालाशोक की रानी से प्रेम हो जाता है। किसको, अग्रसेन को। तो ये फिर क्या करता है, अग्रसेन के 10 पुत्र होते हैं, उन पुत्रों की भी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कौन कर देता है, अग्रसेन कर देता है। अंततः क्या होता है कि जो रानी होती है इसकी भी हत्या कर देता है। कौन करते हैं, अग्रसेन हत्या कर देता है। और बाद में मगध पर नए राजवंश की स्थापना करता है। नए राजवंश की स्थापना करता है। और उस राजवंश की यदि हम बात करें तो नंद वंश, ठीक है। किस राजवंश की स्थापना करता है, नंद वंश की स्थापना करता है। यहीं पर यदि हम बात करें तो जो अग्रसेन होता है कि यूनानी इतिहासकार जिनका नाम मिलता है काटियस या कोटियस, इन्होंने जो है ना इसको कहा है कि ये जो अग्रसेन था यही महापद्म नंद था। अग्रसेन ही महापद्म था, यह महापद्म नंद था। अग्रसेन ही महापद्म नंद था। और ये जो होता है यहाँ पर स्थापना कर देता है नंद वंश की, कहां पर, मगध साम्राज्य पर। यदि हम बात करें कि जो आपका नागवंश होता है उसका अंतिम शासक कौन होता, तो नागवंश का अंतिम शासक होता नंदीवर्धन। नागवंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन ठीक है, नंदीवर्धन होता है। अब हम बात करेंगे सीधा सीधा किसकी, नंद वंश की। तो नंद वंश की यदि हम बात करें तो क्या है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। नंद वंश, सबसे पहला प्रश्न, नंद वंश के टाइम की यदि हम बात करें तो इसका जो टाइम होता है यानी कालक्रम जो होता है वो 344 ईसा पूर्व से 312 ईसा पूर्व होता है। जो नंद वंश होता है इसका टाइम 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व होता है। और नंद वंश का जो संस्थापक होता है तो वह कौन होता है, महापद्म नंद, या इसका जो दूसरा नाम मिलता है वह मिलता है अग्रसेन। अग्रसेन जो होता है वह नंद वंश की स्थापना कर देता है। यदि हम बात करें इसके शासकों की तो नंद वंश के शासकों में सबसे पहले मिलता है महापद्म नंद। और इसके बाद के यानी बीच के शासक जो है ना वो अज्ञात है। अंतिम शासक की यदि हम बात करें तो अंतिम शासक मिलता है धनानंद। यानी यह महापद्म नंद जो होता है यह प्रथम शासक होता है।
और बीच के शासक अज्ञात है, उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती। और अंतिम शासक जो है वो होता है धनानंद। धनानंद या घनानंद इसका नाम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद चलते हम आगे। हम बात करते हैं नंद वंश की। तो जैसे कि अभी आपको बताया गया कि नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था। और महापद्म नंद की यदि हम बात करें उपाधि की, तो इसकी उपाधि जो थी वह क्या थी? अग्रसेन थी। अग्रसेन, इसने अपने पिछले नाम को क्या बना दिया? अपनी उपाधि बना दिया। और यदि हम बात करें अग्रसेन, अग्रसेन का मतलब क्या था? कि अनगिनत सेना का कारण, अगणित या अनगिनत, अनगिनत सेना का स्वामी। यानी अनगिनत सेना का स्वामी का मतलब क्या है? इसके पास जो है भयानक सेना थी। भयानक सेना का मतलब क्या? बहुत ही बड़ी सेना थी। यदि सेना की हम बात करें तो इसमें 2 लाख पैदल सैनिक थे। यानी सेना की हम बात करें तो 2 लाख जो थे वो पैदल सैनिक थे। अब आप लगा लीजिए हिसाब के, जब 2 लाख पैदल सैनिक होंगे तो कितनी बड़ी और कितनी भयानक सेना होगी। उसके बाद हम बात करते हैं तो 10,000 घुड़सवार थे। 10,000 घुड़सवार थे। 10,000 घुड़सवार का मतलब जो घोड़ों पर चलते थे और युद्ध कर देते थे। उसके बाद हम बात करें तो 2,000 रथ सैनिक थे। 2,000 रथ सैनिक थे। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि कितना जो है भयानक सेना थी। उसके बाद यदि हम बात करें अग्रसेन की, तो अग्रसेन जो था वह बहुत ही तीव्र गुस्से वाला व्यक्ति था। या हम कह दें कि बहुत ही तेज गुस्से वाला शासक कौन था? अग्रसेन। अग्रसेन बहुत गुस्से वाला था। अग्रसेन बहुत गुस्से वाला था। और ये क्या काम करता था? ये बहुत ही ज्यादा अत्याचारी भी था। अत्याचारी, ये बहुत ही ज्यादा अत्याचारी भी था। अत्याचारी का मतलब क्या? जनता को कुछ नहीं समझता था, जनता पर नए नए कर लगाता रहता था। और इसने जो है एक सौगंध खाई थी। सौगंध कह दे या हम कसम कह दे, इसने कसम खाई थी क्या? कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। इसने जो कसम खाई थी, मैं लिख देता हूं, क्या कसम खाई थी? कि संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की, क्षत्रिय विहीन मतलब क्षत्रियों का पृथ्वी से अंत करने की कसम इसने खाई थी। इसलिए इसे परशुराम की भांति जो है सर्व क्षत्रांतक या सर्व क्षत्रात्मक कहा जाता था। इसलिए इसे परशुराम की भांति, परशुराम जो रामायण में मिलते हैं ना, परशुराम की भांति सर्व छत्रक या सर्व छत्रांतक कहा जाता था। आगे और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? यदि हम बात करें क्या कि एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख की यदि हम बात करें तो यह कलिंग नरेश खारवेल का अभिलेख है। क्या? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, यह अभिलेख किसका है? कलिंग नरेश खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का यह अभिलेख है। और इस अभिलेख से क्या प्राप्त होता है? इस अभिलेख से प्राप्त ये होता है कि इसने, यानी किसने? अग्रसेन। जो अग्रसेन होता है जिसका नाम महापद्म नंद मिलता है, इसने जो है कलिंग को जो है जीत लिया था। और कलिंग जो था उस समय अपने में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। कलिंग स्वतंत्र व शक्तिशाली क्या था? राज्य था। फिर कलिंग नरेश खारवेल के अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें मिलता है, क्या मिलता है? कलिंग का शासक जो था वो खारवेल था। क्या? महापद्म नंद ने कलिंग को जीत लिया था। उसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न ये मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में ही मिलता है क्या? कि मगध का साम्राज्य, या हम कहते हैं महापद्म नंद, या हम कहते हैं अग्रसेन का
जो साम्राज्य था वो ऊपर ब्यास नदी तक हो गया था। यानी कहाँ पर आपका बिहार पड़ता है, बिहार से लेकर ऊपर ब्यास नदी, और ब्यास नदी की यदि हम बात करें तो सिंधु की सहायक नदी जो पंजाब में पड़ती है, इसका साम्राज्य विस्तार जो है ब्यास नदी तक हो गया था। यानी किसका? अग्रसेन का साम्राज्य का विस्तार ब्यास नदी तक हो गया था। ब्यास नदी तक इसके साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। और यदि हम बात करें अग्रसेन की, तो जो अग्रसेन होता है यानी महापद्म नंद होता है, इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है घनानंद या धनानंद। इसका पुत्र घनानंद, इसका जो पुत्र होता है उसका नाम होता है घनानंद या धनानंद। तो हम धनानंद के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या कि धनानंद जो होता है, इसको धनानंद क्यों कहा जाता है? अतुल्य धन संपदा का मालिक, यानी बहुत सारे धन या संपदा का मालिक क्या कहलाता है? धनानंद कहलाता है। और यदि हम बात करें धनानंद की, तो धनानंद भी अपने पिता की तरह ही क्या था? अत्याचारी था। जनता पर जो है नए नए प्रकार के कर लगाता था। और यदि हम बात करें धनानंद की, तो धनानंद के अत्याचारों का जो वर्णन मिलता है वो हमें मुद्रा राक्षस में मिलता है। और मुद्रा राक्षस जो पुस्तक लिखी हुई है वो विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो हम धनानंद के बारे में जान लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो तुम। इसके बाद हम बात करते हैं धनानंद की। तो सबसे पहले कई किताबों में इसको घनानंद, कहीं पर धनानंद। ठीक है, तो घनानंद ना कह करके धनानंद सही है। क्यों? अतुल्य धन संपदा का मालिक होने के कारण इसको क्या कहा गया? घनानंद कहा गया। मैं लिख देता हूं, अतुल्य धन संपदा का मालिक, अतुल्य धन संपदा का मालिक होने के कारण इसको घनानंद कहा गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका पिता कौन था, यह किसका पुत्र था? तो जो महापद्म नंद था उसका ही यह पुत्र था। बोलिए ना। ठीक है, इसके पिता का नाम मिलता है महापद्म नंद। महापद्म नंद का ये पुत्र था। यदि हम बात करें इसकी, तो ये भी पिता की भांति क्या था? अत्यधिक क्या था? अत्याचारी। यह अत्यधिक अत्याचारी था। और अत्याचार की यदि हम बात करें तो यह जनता पर नए नए क्या लगाता था? कर लगाता था। जनता पर क्या लगाता था? कर लगाता था। उसके बाद आगे और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इसके जो अत्याचार है, इसके अत्याचारों का वर्णन जो मिलता है हमें, या इसको धनानंदी नहीं और अन्य जो नंद वंश के शासक हुए हैं, तो नंद वंश के शासकों के अत्याचार का जो वर्णन हमें मिलता है वह मुद्रा राक्षस में मिलता है। नंदों के अत्याचार का वर्णन मुद्रा राक्षस में मिलता है। मुद्रा राक्षस में मिलता है। और मुद्रा राक्षस की यदि हम बात करें तो इसके लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं विशाखा दत्त। इसके लेखक हैं विशाखा दत्त। और विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा। मुद्रा राक्षस में नंदों के अत्याचार का वर्णन है। और यदि हम बात करें मुद्रा राक्षस की रचना की, तो इसकी जो रचना हुई है वह गुप्त काल में हुई है। गुप्त काल में इसकी रचना हुई है। किसकी रचना हुई है? मुद्रा राक्षस की। आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं क्या कि मुद्रा राक्षस के अंतर्गत जो है नंदों को क्या बताया गया है? क्षत्रिय बताया गया। यानी क्षत्रिय वंश के थे कौन? नंद वंश के शासक। इसमें नंदों को क्षत्रिय बताया गया है। ठीक है, नंदों को क्षत्रिय जो बताया गया है वह किसमें बताया गया? मुद्रा राक्षस में। और यदि हम बात करें मुद्रा राक्षस है क्या भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ जो माना जाता है वह मुद्रा राक्षस माना जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या कि भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ, भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ किसको बताया गया है?
मुद्रा राक्षस को बताया गया है, जिसके लेखक हमने यहाँ पर लिख दिए गए हैं। और यह कैसा ग्रंथ है? यह एक नायिका विहीन ग्रंथ है, यानी जैसे किसी भी रचना की या किसी भी कहानी की, या जैसे हम फिल्म की बात करें तो फिल्म में 3 मुख्य किरदार होते हैं, एक नायक होता है, एक नायिका होती है और एक होता है विलेन। विलेन मतलब गद्दार। तो इसमें नायकों के रूप में तो दर्शा दिया किसे? नंद वंश के शासकों को, और नायिका का कोई जिक्र नहीं है। तो यह एक नायिका विहीन जो है क्या है? नाटक, या कह सकते हैं नायिका विहीन रचना है। यह है नायिका विहीन, ठीक है, नायिका नायिका विहीन रचना है, या नाटक है, या ग्रंथ है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मुद्रा राक्षस के बारे में एक बात कही। क्या कहा? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बिरसल कहा है। बिरसल किसको कहा है? मुद्रा राक्षस को। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे क्या कहा है? विरसल कहा है, ठीक है, विरसल, इसे विरसल कहा है। आगे और क्या क्या प्रश्न बनते हैं? और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जो घनानंद होता है, मगध पर इसका शासन होता है, और घनानंद के शासन काल में ही जो है यूनानी आक्रमण होता है। यूनानी आक्रमणकर्ता कौन होता है? सिकंदर को आप भली भांति प्रकार से जानते होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ घनानंद के, यहाँ पर लिख देता हूँ घनानंद के शासन में यूनानी आक्रमण हुआ। घनानंद के शासन काल में यूनानी आक्रमण हुआ, और यूनानी आक्रमणकर्ता कौन था? वह था सिकंदर, जिसका पूरा नाम मिलता है अलेक्जेंडर सिकंदर। तो अलेक्जेंडर सिकंदर जो था वह यूनानी आक्रमणकारी था, या यूनानी शासक था, जो है घनानंद यानी भारत पर आक्रमण करता है। और अलेक्जेंडर सिकंदर की यदि हम बात करें तो यह यूनान के मकदूनिया का शासक था। यह यूनान के मकदूनिया का क्या था? शासक था। तो यूनान में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम होता है मकदूनिया। मकदूनिया का शासक कौन था? यह था अलेक्जेंडर सिकंदर। और सिकंदर की यदि हम बात करें तो इसने जो भारत पर आक्रमण किया था वो घनानंद के शासन काल में किया था। और आक्रमण कब किया था? 326 व 25 ईसा पूर्व में। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ को लिख देता हूँ आक्रमण जो किया था 326 से 25 ईसा पूर्व में किया था। तो करेक्ट डेट जो मिलती है आपको वो 326 मिलती है, यानी 326 ईसा पूर्व में भारत पर जो आक्रमण किया था वो अलेक्जेंडर सिकंदर ने किया था। और उस समय शासन किसका था? भारत या मगध पर जो शासन था वो घनानंद का शासन था। फिर आगे क्या प्रश्न बनते हैं इससे आगे, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं आगे। तो देखिए फिर क्या होता है, यदि हम बात करें सिकंदर की, तो सिकंदर जो होता है ये विश्व विजेता कहलाता है। यानी बचपन से ही इसका सपना होता है संपूर्ण विश्व को जीतने का। तो सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि सिकंदर जब भारत की ओर चलता है तो भारत की ओर चलने के साथ साथ ये क्या करता है? सबसे पहले काबुल को जीत लेता है, काबुल के साथ साथ कंधार को जीतता है, कंधार के साथ साथ बैक्ट्रिया को जीत लेता है। और उसके बाद क्या होता है? हिंदू कुश पर्वत के माध्यम से भारत में प्रवेश कर जाता है। तो मैं लिख देता हूं प्रारंभ में काबुल, कांधार, बैक्ट्रिया यहीं पर पड़ता है को जीत लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हिंदू कुश पर्वत के द्वारा यह प्रवेश करता है। कहां पर प्रवेश करता है? भारत में प्रवेश कर जाता है। भारत में जब यह प्रवेश करता है तो भारत में प्रवेश करने के साथ साथ ये कहां पर पहुंचता है? फिर पहुंचता है तक्षशिला।
जब तक्षशिला पहुंच जाता है तो उस समय जो तक्षशिला का शासक होता है वह होता है आम्बी। तक्षशिला का शासक होता है आम्बी, और आम्बी क्या करता है, सिकंदर के वीर शौर्य को देखकर यह भयभीत हो जाता है और बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देता है। कितनी गजब की और कायरता की बात है। तक्षशिला का शासक आम्बी जो है इससे भयभीत हो जाता है और भयभीत होकर बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देता है, और यह जो है सहयोगी बन जाता है किसका, सिकंदर का। यह सिकंदर का सहयोगी बन जाता है और सिकंदर का साथ देता है। फिर आगे क्या होता है, पहले इतना लिख लें क्या। फिर तक्षशिला पहुंचा, तक्षशिला पहुंचा, और तक्षशिला पहुंचने के साथ साथ क्या होता है, तक्षशिला, गलत लिख दिया, तक्षशिला पहुंचा, और तक्षशिला पहुंचा। यहाँ पर जो तक्षशिला का जो शासक होता है उसका नाम होता है आम्बी। तक्षशिला का जो शासक होता है वह इससे भयभीत हो जाता है, और भयभीत होने के कारण यह आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण किसके सामने कर देता है, सिकंदर के सामने। सिकंदर के सामने जो है आत्मसमर्पण कर देता है, और आत्मसमर्पण करने के बाद यह जो है सहयोगी बन जाता है। किसका सहयोगी बन जाता है, सिकंदर का सहयोगी बन जाता है। इधर यदि हम बात करें तो क्या होता है कि तक्षशिला का शासक होता है कौन, आम्बी, सिकंदर के साथ मिल गया। उधर आम्बी का जो विरोधी होता है, सबसे बड़ा विरोधी वह होता है पोरस। आम्बी का विरोधी जो होता है वह पोरस होता है। तो ये इसके साथ मिलने के कारण जो है सिकंदर और पोरस के बीच क्या करा देता है, युद्ध करा देता है। तो सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध होता है। फिर इतिहास में एक प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे पहला या भारत का प्रथम देशद्रोही शासक किसे कहा जाता है। तो भारत का प्रथम देशद्रोही शासक जो कहा जाता है वह आम्बी को कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि भारत का प्रथम देशद्रोही शासक, और देशद्रोही शासक कौन होता है, आम्बी होता है। भारत का प्रथम देशद्रोही शासक कौन होता है, आम्बी होता है। ठीक है, और आम्बी ये विरोधी होता है, किसका विरोधी होता है, पोरस का विरोधी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पर एक नदी होती है, और उस नदी का नाम क्या मिलता है, यहाँ पर इस नदी का नाम मिलता है झेलम नदी होती है। और यहाँ पर और एक नदी होती है, इस नदी का नाम मिलता है चेनाब या चिनाब। ठीक है, चेनाब या चिनाब नदी होती है। इसके बीच में जो राज्य होता है, इस राज्य को बोलते हैं पुरु राज्य। और यहाँ का जो शासक होता है वह कौन होता है, पोरस। ठीक है भाई, लो जी नदी बन गई है। तो ध्यान से सुने मेरी बात को। क्या होता है कि ऊपर होती है झेलम नदी, नीचे होती है चेनाब नदी। झेलम और चेनाब नदी के बीच में जो राज्य होता है उसको बोलते हैं पुरु राज्य, और पुरु राज्य का जो शासक होता है वह पोरस होता है। तो क्या होता है कि आम्बी का विरोधी होता है पोरस। फिर क्या होता है कि पोरस को पराजित करने के लिए आम्बी किसका सहारा लेता है, सिकंदर का। या हम सीधे सीधे कहते हैं कि आम्बी की सहायता से सिकंदर पोरस पर आक्रमण करता है। तो इन दोनों के बीच जो युद्ध होता है वह क्या कहलाता है, हाइडे स्पीच का युद्ध कहलाता है, या पोरस का युद्ध कहलाता है, या बितस्ता का युद्ध कहलाता है, या झेलम का युद्ध कहलाता है। और यह होता है 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, सिकंदर 326 ईसा पूर्व में पोरस से युद्ध करने चला। अब जब युद्ध करने चला जाता है तो युद्ध कहां पर होता है युद्ध की यदि हम बात करें तो युद्ध का नाम मिलता है यहाँ पर हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध
हाइड स्पीच का युद्ध, इस युद्ध को नाम हाइड स्पीच का युद्ध, ये युद्ध का जो होता है 326 ईसा पूर्व में होता है। और हाइड स्पीच का युद्ध ये नाम जो दिया था यूनानी इतिहासकारों ने नाम दिया था। ठीक है, यूनानी इतिहासकार, यूनानी इतिहासकारों ने जो इस युद्ध को नाम दिया, कौन से युद्ध को, जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, इस युद्ध को नाम दिया हाइड स्पीच का युद्ध। और यदि हम बात करें तो ये युद्ध कहाँ पर हुआ था, ये झेलम नदी पर, झेलम नदी के किनारे या झेलम नदी पर यह युद्ध हुआ था। तो इसलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कह देते हैं। और आपको ज्ञात होगा कि झेलम का जो प्राचीन नाम था वह क्या था, बितस्ता। तो इस युद्ध को बितस्ता का युद्ध भी कह देते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बितस्ता का युद्ध। इस युद्ध को बितस्ता का युद्ध भी कह दिया जाता है या झेलम का युद्ध भी कह दिया जाता है। फिर होता क्या है आगे कि इस युद्ध में सिकंदर की जीत होती है और पोरस की हार होती है। ठीक है, पोरस की हार होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लेकिन होता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि झेलम नदी जिस समय युद्ध होता है उस समय जो है ऐसा बताया जाता है कि बरसात होती है और झेलम नदी का पानी जो होता है वो ऊपर आ जाता है, उफान पर आ जाता है। और सिकंदर को जो है बड़ी कठिनाई पड़ती है झेलम नदी को पार करने के लिए। उसके सैनिक मना कर देते हैं, परंतु सिकंदर के कहने पर जो है उनको जबरन जो है झेलम नदी पार कराई जाती है। फिर होता क्या है, वस्तुतः इधर तुम झेलम नदी पार करो, उधर पोरस की सेना है, तो पोरस की सेना भी कम और बहादुर नहीं थी। फिर होता क्या है कि पोरस की बहादुरी को देख करके, यानी अंततः जब पोरस की हार होती है तो ऐसा है जो है हमारे यूनानी इतिहासकारों ने बताया है, लेकिन वास्तव में पोरस जो था बहुत महान शासक था, उसकी हार नहीं हुई थी। लेकिन हमें जैसा इतिहासकारों ने लिख दिया हम वैसा ही पढ़ते हैं, पढ़ने को मिलता है। जब पोरस की हार हो जाती है तो पोरस को बंदी बना करके जो है सिकंदर के पास यानी सामने पेश किया जाता है। जब सामने पेश किया जाता है सिकंदर के, तो वह जो है निडर अवस्था में होता है और डरता नहीं है। और सिकंदर से पोरस क्या कहते हैं कि भाई तेरे युद्ध जीता, मेरे को पराजित कर दिया, अब जो है तू मेरे को मार सकता है। अब इतनी बहादुरी देख करके सिकंदर क्या होता है, वह जो है पोरस से मित्रता कर लेता है, पोरस के साथ मित्रता कर लेता है। और मित्रता करने के साथ क्या होता है, सिकंदर जीता हुआ राज्य, पूर्व राज्य जो है वो पोरस को वापस कर देता है। वस्तुतः सिकंदर की सेना जो होती है वो ब्यास नदी को पार करने से इनकार भी कर देती है, मना कर देती है। ब्यास नदी से आगे जाने के लिए जो है विशाल साम्राज्य था, क्या था, पोरस था। और यदि हम बात करें सिकंदर और पोरस की, तो यहाँ पर सिकंदर जीता, जीतने के बाद पोरस से मित्रता की, और पोरस से मित्रता करने के बाद यह जो है वापस यहाँ से चला जाता है। और वापस जब चला जाता है तो मस्तिष्क ज्वार के कारण बेबीलोनिया में या बेबीलोनिया में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ से आगे हम कल चर्चा करेंगे सिकंदर को लेकर के और आगे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह लेता हूँ आपसे विदा। कल फिर मुलाकात होगी यहीं पर, तब तक के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। थैंक यू।